11 साल से सरकार यहाँ सही। चल रही थी, तो सड़कें क्यों टूटी हुई, पोल्यूशन क्यों इतना बढ़ा हुआ है, यमुना क्यों साफ नहीं हुई, ये दो साल में तो गंदी नहीं हुई, जी। कूड़े के पहाड़ क्यों कम नहीं हुए। तो इतना दुर्भाग्य है कि दिल्ली को आज दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी का दर्जा मिला हुआ है। अगर आप कूड़े के पहाड़ों की बात करें तो कौन सा ऐसा सिटी है जहां पर आपको 3-3 कूड़े के पहाड़ दिखाई पड़े। जब बरसात होती है और बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है वो गरीब आदमी को होती है, क्योंकि वो बाढ़ का पानी झुग्गी झोपड़ी में घुसता है। लेकिन कोई सरकार आपको शायद देश में ऐसी नहीं मिलेगी जो 5-5 साल तक की रिपोर्ट्स को सदन में पेश न करे। सीजी की रिपोर्ट के कुछ अंशों को पब्लिश किया जो उनके बंगले से रिलेटेड था। अब उसमें उन्होंने कहा है सीजी ने कि जो टोटल अप्रूवल वो 8 करोड़ रुपए का था, और वो 8 करोड़ का अप्रूवल कब 37 करोड़ में बदल गया उनको पता भी नहीं चला। कि जल बोर्ड ने पिछले 7 सालों के अंदर लगभग 28,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। सभी को नमस्कार। मैं विनय सहस्रबुद्धे और दिल्ली की जनता के लिए आज हम एक नए पॉडकास्ट मालिका पॉडकास्ट सीरीज को लेकर आए हैं जिसका नाम है अपनी दिल्ली अपनी बात। जाहिर सी बात है कि अभी दिल्ली में चुनाव आ रहा है और मतदाता स्वाभाविक रूप में चाहेगा कि उसके मन में जितने भी सारे सवाल हैं उनके कहीं न कहीं जवाब उसको मिले। वैसे भी जनतंत्र में इन एनी डेमोक्रेसी वोटर एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये सोचा कि अपनी दिल्ली अपनी बात इस शीर्षक से, इस टाइटल से हम एक पॉडकास्ट सीरीज चलाएंगे जिसमें वोटरों को अपना निर्णय करने के लिए कुछ सहयोग होगा, मदद होगी, क्योंकि हम तथ्यपरक जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे एंड वी विल एम्पावर द वोटर्स टू टेक ए राइट कॉल वॉट एवर दैट इज। इस पृष्ठभूमि पर आज से हम एक पॉडकास्ट सीरीज का प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज के हमारे इस इनॉग्रल एपिसोड के अतिथि है दिल्ली के उपराज्यपाल सम्माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, जो मेरे साथ बैठे हैं। और मैं सक्सेना जी के बारे में आपको बताऊं कि इनकी बैकग्राउंड वैसे तो कॉरपोरेट क्षेत्र की है, सरकार के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, विशेष रूप में शिपिंग के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी उल्लेखनीय काम गुजरात में और अन्य जगह किया। उसके बाद इनके काम का जो भी स्वरूप रहा उसको देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया और खादी ग्रामोद्योग आयोग का एक मैं कहूँगा कि काया पालट इनके कारकिर्द में हुआ। कई सारे नए नए विधाओं को नई जोड़ा गया और खादी सेक्टर भी अपने आप में नए जमाने के मार्केट की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जनप्रियता संपादन कर सकता है, ये सक्सेना जी ने साबित किया। जाहिर है कि एक बार किसी की कुशलता साबित होती है तो और कुछ नया दायित्व उनके पास आता है और 2.5 साल पहले श्री विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली के उपराज्यपाल का दायित्व मिला और तब से हम सभी दिल्ली वासियों के प्रतिपालक के रूप में, एज ए गार्डियन ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सक्सेना जी काम कर रहे हैं। वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी टू वेलकम यू एट दिस इनॉग्रल एपिसोड विनय कुमार जी। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और जनतंत्र की मजबूती के लिए, वोटरों के एजुकेशन के लिए ये जो एक छोटा प्रयास हम कर रहे हैं, आपने योगदान दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। यू आर हैविंग सच ए hectic schedule. Even then, you took out time to be featuring in this podcast series, अपनी दिल्ली अपनी बात। तो विनय जी, जैसे मैंने कहा कि ये एक मतदाता प्रशिक्षण का जनतंत्र की मजबूती के लिए एक प्रयास है अपने आप में, और इसमें हम चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जो भी तथ्य है लोगों के सामने आए। बाकी तो मतदाता राजा होता है जनतंत्र में। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे अहम सवाल आता है कि एक ओर तो दिल्ली की जो लोकनियुक्त सरकार है, उनके जो प्रतिनिधि है, वो बार बार मीडिया में अन्य जगह ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, केंद्र सरकार हमें तो काम ही नहीं करने देती, हमें तो काम ही नहीं करने देती। और दूसरी ओर
न्यायमूर्ति कह रहे हैं, न्यायालय में लगभग साबित हो रहा है कि अनाप शनाप भ्रष्टाचार हुआ है। तो आम आदमी को, जो वाकई में आम आदमी है, समझ में नहीं आता दिल्ली के आम मतदाता को कि एक और ये काम नहीं करने देते, दूसरी ओर भ्रष्टाचार के तो प्रकरण न्यायालय में सिद्ध हो रहे हैं। जी हाँ। तो ऐसी स्थिति में वास्तविकता क्या है? व्हाट इज, वेयर लाइज द रियलिटी? इसके बारे में थोड़ा आप हमें अवगत कराइए, ताकि पहले तो एक दूध का दूध पानी का पानी हो और एक स्पष्ट नजरिए से हम चीजों को देख पाए। सो प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने एक सवाल में कई सवाल हमसे पूछे और मैं उसका एक एक करके जवाब दूंगा। प्लीज सर, प्लीज सर। पहला सवाल आपका ये था कि ये आरोप है कि केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार को काम करने नहीं देती। इसमें कोई शक नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है हमेशा से इस तरीके के आरोप लगाती चली आई है। लेकिन अगर आप दिल्ली का परिप्रेक्ष्य देखें, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। एब्सोल्युटली। यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न्ड स्टेट। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, बिल्कुल है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, बल्कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है स्टेट का। और ये बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें ये जो है पद्धति रखी, जिसकी वजह से यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, आप उसे किसी भी नाम से बुलाएं। यहाँ पर जो पावर्स का डिवीज़न है वो बहुत साफ है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर में हैं, जहाँ पर एलजी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एलजी के अंडर में डायरेक्टली आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस एलजी के अंडर में डायरेक्ट आती है, लैंड से रिलेटेड मैटर आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर में आता है। और ये पहले से है, इसमें कोई मोदी सरकार ने कुछ किया है ऐसा शायद नहीं है कोई। ये पहले से ही है। ठीक। अब जल बोर्ड वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी उनके अंडर में आती है, पीडब्ल्यूडी उनके अंडर में आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, फाइनेंस उनके अंडर में आता है। ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं उनके डायरेक्टली अंडर हैं, जहाँ एलजी का कोई रोल नहीं है। जी। तो ये कहना कि एलजी का इंटरफेरेंस है या भारत सरकार का इंटरफेरेंस है, ये अपने में ही ये बताता है कि जब आप जो जनता से मैंडेट लेकर आते हैं जी, और उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, जी, तो आपको कुछ कहने के लिए तो चाहिए। सही बात है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि चलिए, ज़्यादातर आरोप मेरे ऊपर लगे हैं कि, और मुझे तो आए हुए यहाँ 2.5 साल ही हुए हैं 11 साल से सरकार यहाँ चल रही थी। सही। अगर 11 साल से सरकार चल रही थी तो सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? जी। पोल्यूशन क्यों इतना बढ़ा हुआ है? यमुना क्यों साफ नहीं हुई? ये दो साल में तो गंदी नहीं हुई। जी। कूड़े के पहाड़ क्यों कम नहीं हुए? तो इसका एक ही आंसर है कि जब आप जनता के मैंडेट में फेल हो जाते हैं, जी, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिलता है, जी, तब आपको कोई ना कोई अलबाई चाहिए है ये कहने के लिए कि भाई इन कारणों की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ। तो ये सच्चाई है। जी, मतलब एक ठिकरा फोड़ने के लिए एक बहाना इस रूप में केवल इसको देखा जा रहा है। जब आप स्वयं अभी जैसे कह रहे हैं कि आप प्रशासन के लिए भी आपको प्रमुख माना गया है, ऐसा नहीं है कि सारा लोकनियुक्त सरकार देख पाए, तो स्वाभाविक रूप में लोगों के मन में भी एक सवाल आता है कि चाहे यमुना के प्रदूषण की बात हो जिसका जिक्र आपने किया, या ये जो कूड़े के ढेर जो लगभग मतलब माउंटेन्स बन गए हैं, इनको निरस्त करने के बारे में आपने निर्देश दिए। आपने स्वयं जाकर देखा, हमने देखा कई बार चित्रों में, यमुना के बारे में भी जो आपके नियंत्रण में है वो सारा साफ है, मगर जो लोक नियुक्त सरकार के नियंत्रण में है शायद वहां की गंदगी हटी नहीं है। बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये लोग कुछ, मतलब ये गुत्थी सुलझ नहीं लोगों को। देखिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी जनता को स्वच्छ पानी दे, जी, स्वच्छ वातावरण दे, जी, और उसके साथ साथ अच्छी सड़कें दे, जी, अच्छा रहन सहन का एटमॉस्फेयर दे। लेकिन मुझे कहने में जरा सा भी शक नहीं है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 10-11 सालों में जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनके
रख रखाव में बहुत गिरावट आई है। अब आप अगर पोल्यूशन की बात करें तो इतना दुर्भाग्य है कि दिल्ली को आज दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी का दर्जा मिला हुआ है। अगर आप कूड़े के पहाड़ों की बात करें तो कौन सा ऐसा सिटी है जहां पर आपको 3-3 कूड़े के पहाड़ दिखाई पड़े। यमुना जो यहाँ की लाइफलाइन होनी चाहिए थी, आज यमुना की ये हालत है कि वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते हैं, उसको पानी को छूना तो बहुत दूर की बात है। गरीबों को अब अगर आप देखें तो जब पोल्यूशन हो रहा है या गंदा पानी मिल रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो गरीब के ऊपर है। जी, स्वाभाविक। अमीर है वो एयर प्योरीफायर अपने रूम में लगा कर लगता है तो वो उस गंदी हवा से बच सकता है, लेकिन वो गरीब कहाँ जाए। सही बात है। झुग्गी झोपड़ी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा गंदा पानी होता है। ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर गया है। यहाँ अगर आप देखें तो पूरे के पूरे ड्रेन्स जो हैं चोक्ड हैं, जिनकी 10 साल से सफाई नहीं हुई है। तो जब बरसात होती है और बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है वो गरीब आदमी को होती है, क्योंकि वो बाढ़ का पानी झुग्गी झोपड़ी में घुसता है। जी। तो मतलब जो हाशिए पर है समाज का तबका, सबसे ज्यादा वही ज्यादा झेल रहा है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी के ऊपर होता है। अब पानी की आपने बात करी, आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि यहाँ पर डिस्पैरिटी देखिए कितनी है। जो बहुत पॉश कॉलोनीज हैं वहाँ पर पानी की जो सप्लाई है 560 लीटर पर डे पर पर्सन है। अच्छा। लेकिन वही जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो सबसे हाशिए पे बैठा हुआ आदमी है, अगर आप उसका एवरेज सुनेंगे तो शायद ताज्जुब कर जाएंगे। वो 20 लीटर पर डे पर पर्सन केवल उधर 560, इधर केवल 20। तो ये डिस्पैरिटी है। और फिर भी गरीबों के मसीहा वगैरह सारी शब्दावली का उपयोग हो रहा है। तो मतलब आप ये देखें कि जिस हम गरीबी की बात करते हैं कि हम उनको फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, आप उन्हीं के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। ये तो एक छलावा है। बिल्कुल सही कह सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जब हम फ्री पानी के बारे में सुनते हैं तो मैं क्योंकि दिल्ली के कोने कोने में घूमता हूँ और शायद आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने कम से कम 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, क्या बात है, पैदल चलकर दिल्ली को देखा है। मतलब कार में बैठकर नहीं, पैदल चल के देखा है। मैं अपनी गाड़ी जो है सड़क पे छोड़ देता हूँ और उसके बाद उन कॉलोनीज के अंदर चला जाता हूँ जहाँ पर वो लोग रहते हैं। स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये नेशनल कैपिटल है। तो पानी वहाँ 7-7, 8-8 दिन तक नहीं आता है। लोग टैंकर से पानी मंगाते। सिमिलरली बिजली का सवाल है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रंगपुर पहाड़ी में था, 5-7 दिन पुरानी ही बात होगी शायद। वहाँ मुझे बताया 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है। उन्होंने मुझे बिल्स दिखाए। क्या बात है जी। और उसके बाद भी बिल्स दिखा रहे हैं 12,000 रुपये, 8,000 रुपये, 19,000 रुपये, 21,000 रुपये। तो मतलब ये तो मुफ्त में अंधेरा हो गया, मुफ्त में बिजली के बजाय। मतलब कोई भी तो यही टिप्पणी करेगा। आप जो भी चाहें कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है पानी 7-7, 8-8 दिन तक नहीं आता, जैसे मैंने आपको बताया। तो इन हालातों में जो जनता है वो वास्तव में बहुत परेशान है। और दिल्ली का कोई इलाका उठाकर देख लीजिए, इतनी गंदगी, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे कोई म्युनिसिपल बॉडी है ही नहीं। बिल्कुल कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। और मुझे एक बताइए एलजी साहब, चूंकि आप पालन करता है, अभिभावक है एक दृष्टि से, तो आपने तो इनको काफी सवाल पूछे होंगे, कभी मतलब सूचनाएं भी, निर्देश भी दिए होंगे। कुछ परिणाम नहीं? आपने एक ऐसा सवाल मुझसे पूछा है कि मैं इसका क्या जवाब दूं आपको। हकीकत यह है कि जब मिस्टर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे तो ऑफिशियल मीटिंग्स तो होती ही थी और एक पद्धति बनी हुई थी कि हर फ्राइडे की हमारी उनकी 1 घंटे की मीटिंग होगी, आधा घंटे की मीटिंग होगी। वो कुछ समय तक तो चली, उसके बाद फिर उन्होंने आना बंद कर दिया। क्योंकि मैं हर मीटिंग में उनसे यह पूछता था कि दिल्ली के लिए कुछ करिए। सही, दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझसे ये कहा हो कि मेरा ये ब्लूप्रिंट है दिल्ली के हालात को बदलने के लिए।
मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा जी, हूँ जी, और रिपीट कर रहा हूँ जी। कि उन्होंने इतनी तमाम मीटिंग्स में कभी एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली का ये ब्लूप्रिंट लेकर आया हूँ, इसे अप्रूव कर दें आप, और हम दिल्ली को इस तरह बदलना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता था कि यमुना बहुत बुरी हालात में है, सही। कूड़े के पहाड़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, सड़कें टूटी हुई हैं, पोल्यूशन उसकी वजह से है, उसको हमें कम करना चाहिए। देखिए, दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो हमारे कंट्रोल में, हम कर सकते हैं उसको, जी, जी, लेकिन विल पावर चाहिए उसको करने के लिए। आज अगर दिल्ली के पोल्यूशन के आप पैरामीटर्स को देखें तो 48% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो डस्ट पोल्यूशन है, 74% ऐसा पोल्यूशन है जो हमारे हाथ में है, दिल्ली सरकार के हाथ में है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 48% डस्ट पोल्यूशन है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या कहीं फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं, तो वो लकड़ियों को जलाते हैं। जी, जी, जी। वो एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का हिस्सा, वो 10 से 11% है। उसके साथ साथ एक यहाँ अजीब सा ट्रेंड है, लोग कूड़े को इकट्ठा करते हैं, उसको जलाते हैं विंटर्स के अंदर। वो भी जो है 5 से 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। एक आपने बीच में एक स्टेटमेंट किया कि विगत 10-11 सालों में ये लगातार गिरावट की ओर जा रहा है। क्या इसके आंकड़े हैं? बिल्कुल कि जैसे 2004 में क्या था, 13 में क्या था और अभी 25 में क्या है? ऐसा कुछ मतलब आंकड़े तो बिल्कुल होंगे, हैं, बिल्कुल आंकड़े अभी हैं। नहीं होंगे मगर आंकड़े तो होंगे जिसके आधार पर आपने ये स्टेटमेंट किया है बिल्कुल कि सही। ये लगातार गिरावट है, जिसके कारण बहुत मतलब किसी भी दिल्ली वासी को परेशानी होती है कि ये दिल्ली हमारा राजधानी का शहर है, ये परिक्षेत्र है, इसको तो मतलब और ऊंचाई पर ले जाना बिल्कुल चाहिए, सही। मगर वो नहीं हो पाया है। बिल्कुल नहीं हो पाया। एक सवाल इसमें से निकल कर आता है कि हमने समाचार पत्रों में सुना, विधानसभा में भी चर्चा इसकी होने की आवश्यकता थी कि ये जो सीएजी के रिपोर्ट्स आए हैं, जी। जो किसी भी सरकार का दायित्व बनता है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्यों में कई सरकारें हैं, वो रिपोर्ट तो सदन को देती ही देती है। ऐसी स्थिति में जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इन्होंने रिपोर्ट्स को रखा नहीं, तो जो बड़े बड़े शब्दावली का प्रयोग होता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, सुशासन, इस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं इन चीजों की ओर? मैं ये कह सकता हूँ कि इस सरकार ने ट्रांसपेरेंसी का जहाँ तक सवाल है उसको अपने पास तक नहीं आने दिया। जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का सवाल है उसमें ये ज़ीरो है। वो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पिछले 2.5 साल से मैंने कम से कम 7 से 8 लेटर स्पीकर को लिखे, चीफ मिनिस्टर को लिखे कि सीएजी की रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर लाना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। बिल्कुल, मेरी जो जिम्मेदारी है उस लिहाज से मैंने हमेशा उनको जो है बताया कि इसको करना चाहिए। लेकिन कोई सरकार आपको शायद देश में ऐसी नहीं मिलेगी जो 5-5 साल तक की रिपोर्ट्स को सदन में पेश ना करे। उसका कारण मैं समझता हूं कि सभी को मालूम होगा जी, क्योंकि सीएजी एक ऐसी बॉडी है जी। जब वो किसी भी विभाग का ऑडिट करती है तो बहुत गहन ऑडिट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और शायद वो लोग नहीं चाहते जी कि जो सीडी के पैराग्राफ्स हैं या जो उनके कमेंट्स हैं वो पब्लिक तक पहुंचे। उसका एक उदाहरण अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक न्यूज़पेपर ने सीजी की रिपोर्ट के कुछ अंशों को पब्लिश किया जो उनके बंगले से रिलेटेड था। अच्छा, और वो वास्तव में अपने में अचंभित कर देने वाली रिपोर्ट है। हाँ, जिसके शीश महल के रूप में जी चर्चा हाँ, होती है। जिसको शीश महल कहा जाता है। अब उसमें उन्होंने कहा है सीएजी ने कि जो टोटल अप्रूवल था वो 8 करोड़ रुपए का था और वो 8 करोड़ का अप्रूवल कब 37 करोड़ में बदल गया उनको पता भी नहीं चला। माय गुडनेस, यानी तो 351 5 गुना लगभग 351% वही, जो है वही। आप कॉस्ट बढ़ा देते हैं। उसमें जो आइटम्स लगे हुए हैं वो शायद जो है इतनी आसानी से किसी भी चीफ मिनिस्टर या किसी और डिग्निटरी के बंगलों में नहीं होंगे। दुनिया की जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं।
ये आपके सामने है। तो इसी तरीके से जल बोर्ड है। जल बोर्ड के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जल बोर्ड ने पिछले 7 सालों के अंदर लगभग 28,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। फिर एक बार कहिए, 28,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, अच्छा, तब तो मतलब पानी ही पानी होना चाहिए सब लोगों को एकदम। बिल्कुल। लेकिन वो 28,000 का करोड़ का एक्सपेंडिचर कहाँ गया? जी, आज सीएजी भी पूछ रहा है, हम भी पूछते हैं कि वो खर्चा कहाँ हुआ है। 28,000 करोड़ के अंदर आप दिल्ली की एक एक पाइपलाइन को बदल सकते हैं। जी, यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है, जी, 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 जिसकी वजह से ये भी एक विडंबना है कि यहाँ पर 48% टू 50% वाटर का वेस्टेज होता है। सही सही। आज दिल्ली में जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 1125 एमजीडी की है और करीब 900 समथिंग एमजीडी का प्रोडक्शन है। बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत जो गैप है, अब आप उसके अंदर देखिए कि जो 925 एमजीडी का जो आपका प्रोडक्शन है उसमें 50% तो आप वेस्ट कर रहे हैं। जी, तो वाटर की शॉर्टेज अगर नहीं होगी तो क्या होगा, जिसका आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सही बात है। कोई अकाउंट नहीं। तो इतना मिसमैनेजमेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। सही बात है। और इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि इन बातों को एडजस्ट किया जाए, आप उन पर ध्यान दें, एक पूरी वाटर पॉलिसी बनाइए जिससे कि वाटर और सीवेज की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। अब कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर सीवेज और वाटर की पाइपलाइन पैरेलल जा रही है और एक दूसरे से मिक्स हो रही है। जी, जी, जी। तो जो लोग कहते हैं कि काला पानी आ रहा है, एक्चुअली वो सीवेज का पानी आ रहा है। गंदा पानी, गंदे मतलब बदबू वाला पानी आ रहा जी है। हाँ। तो आप सोचिए कि हम अपने ही जनता को क्या दे रहे हैं। मैं कुछ ऐसी जगहों पर मैंने विजिट किया जहाँ एक 1.5 फीट सीवेज का पानी सड़क पे बह रहा है। My और goodness, कोई ऐसा नहीं कि वो बरसात का पीरियड था। अनइमेजिनेबल। जी हाँ, बरसात का पीरियड नहीं, यही इन्हीं दिनों में। और बच्चे उसी में खेल रहे हैं, बच्चे उसी पानी में से गुजरकर स्कूल जा रहे हैं। हम कहाँ हैं? सही बात है। मैं समझता हूँ कि देश का जो पूरेस्ट ऑफ पूर स्टेट होगा उसमें भी ये सीन आपको मतलब देखने को बीमारियां नहीं फैलेगी तो क्या होगा, यही होगा। तो जब आप कहते हैं कि हम गरीबों के साथ खड़े जी, हैं, हम गरीबों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन आप इन गरीबों को जो बीमारियां दे रहे हैं उसका क्या है? उसका क्या? नहीं, एक सवाल इसमें से और भी निकल कर आता है, क्योंकि लोक कल्याण के कार्यक्रम, विकास की योजनाएं, ये तो एक साझी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। केंद्र भी काम करता है, राज्य भी करता है। और हमने देखा कि आयुष्मान भारत कार्ड जैसी योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, कुल मिलाकर PMJAY या जितनी सारी, इनको बहुत सारे राज्य, मतलब जो केंद्र सरकार जिस दल की है उसके विपरीत दल वाले राज्य भी, कई राज्य ऐसे हैं जो उस पर अमल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मगर सुनने में आता है कि मतलब यहाँ तो बिल्कुल उन्होंने नकार ही दिया ऐसी योजनाओं को अमल करने में। तो ये जो कन्फ्रंटेशन का अप्रोच है, मतलब विकास की गंगा गरीब के दरवाजे की चौखट पर न पहुंचे, इस पद्धति का एक अड़ियल रुख जो है, इसको कैसे मतलब देखा जाए? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि मैंने मिस्टर केजरीवाल से और ख़ासतौर से अभी जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी से भी जी, एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि जो कन्फ्रंटेशन की जो राजनीति होती है जी, जी, उससे कभी भी जो है न पार्टी का और न जनता का भला होता है। हो सकते हैं कुछ मुद्दे ऐसे हों जिस पर आपके विचार और सेंट्रल गवर्नमेंट के विचार अलग अलग हों, लेकिन जहाँ पब्लिक गुड का सवाल हो, जहाँ पब्लिक के वेलफेयर का सवाल हो, वहाँ पर किसी कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने आयुष्मान भारत की बात करी, मैंने खुद कम से कम 4 से 5 बार कहा, लेटर भी लिखा, कोर्ट में भी केसेस फाइल हुए, कोर्ट के भी डायरेक्शंस हुए, लेकिन आज तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मतलब कोर्ट के डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट ना करना, ये अपने में भी एक बहुत कोई कारण नहीं उनकी ओर से दिया जाता, उसका कोई कारण नहीं है। मतलब चुप्पी साधते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि भाई हम अपना एक अलग जो है सिस्टम बनाएंगे, उसी के तहत हम ये सारे बेनिफिट देंगे,
लेकिन ना और वो हो तो बनता नहीं है। रहा। सुनने में ये भी आता है एलजी साहब कि दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कई पद बरसों से रिक्त हैं, भरी मतलब डॉक्टरों की नियुक्तियां ही नहीं हो रही। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और जो कुछ हैं उनको उन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जो चले आ रहे हैं बहुत समय से, उनको कोई चेंज भी नहीं किया जाता है। करप्शन हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। आपने हॉस्पिटल का सवाल उठाया तो मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के पीरियड में 24 नए हॉस्पिटल बनाने का अनाउंसमेंट किया गया जी। और ये कहा गया कि 1 साल के अंदर उनको बना दिया जाएगा। काम भी शुरू हो गया उस पर। लेकिन आज 2025 शुरू हो गया है। इन 4-5 सालों में कोई हॉस्पिटल 25% बना है, कोई 40% बना है, कोई 60% बना है, कोई 80% बना है, कोई 90% के आसपास बना है। लेकिन वो बिल्डिंग 24 जो हैं वो तो बन रही हैं, जिसमें कि लगभग 4,500 करोड़ रुपए खर्च हो सका है। लेकिन इस कॉस्ट एस्केलेशन को देखिए कि अब अगर उन बिल्डिंग्स को पूरा करना है तो उसमें 10,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। क्या बात है। जी हाँ। और सुनिए, उसके साथ साथ आप किसी सरकार की प्लानिंग का एक, मैं समझता हूँ, एक जीता जाता जो है एग्जाम्पल है कि 24 हॉस्पिटल तो आपने प्लान कर लिए जी। लेकिन आपने ये प्लान नहीं किया कि उसमें कितने डॉक्टर्स को लगाया जाएगा, वो कहाँ से आएंगे, वो कितनी नर्सेस वहाँ पर काम करेंगी, कितना और सपोर्टिंग स्टाफ उसमें काम करेगा, इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे। अगर वो उन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ लें, इसमें करीब 38,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है। कम से कम 15,000 करोड़ रुपए और चाहिए आपको इक्विपमेंट्स और उनके सारे पैराफर्निलियर को सेटअप करने के लिए। आपके पास तो बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। आपने कोई एआर डिपार्टमेंट से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से इन पोस्ट की सैंक्शन नहीं ली और आपने हॉस्पिटल बना दी। अच्छा, बगैर कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव होमवर्क किए, बिना होमवर्क किए वो। और कुछ हॉस्पिटल्स तो इस एग्जाम्पल इसमें भी हैं कि एक मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये पार्किंग है, इस पार्किंग को बंद कर दीजिए, यहाँ पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दीजिए। क्या बात है। ये तो मनमानी है। हाँ, तो वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनने लगती है। फिर कभी उनका विजिट होता है और अच्छा कहते हैं अच्छा ये 6 मंजिल है, नहीं इसको 12 मंजिल कर दीजिए, तो वहाँ 12 मंजिल का काम उस पर शुरू हो जाता है। फिर से नई योजना बनाओ, प्लानिंग करो। नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। अच्छा, ऐसे ही। तो क्योंकि वही मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी के भी थे, वही मिनिस्टर हेल्थ के भी थे, तो सब काम शुरू हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है। ऐसा कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, कोई 6 मंजिल की बिल्डिंग या 8 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर आप 2 और अगर स्टोरीज बना रहे हैं तो उसका असेसमेंट होता है कि भाई उसकी लोड बियरिंग है कि नहीं है। सही बात है, सही बात है। वो 2 मंजिल को और ऊपर सह सकती है कि नहीं सकती, लेकिन नहीं। और ये 6-6 मंजिले बढ़ा रहे। अच्छा, तो मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी मर्यादा को भी समझता हूँ, क्योंकि ये कोई राजनीतिक टिप्पणी का विषय नहीं है। अपनी पीढ़ा में मैं किससे नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मगर एक हमें बताइए, क्योंकि जब भी हेल्थ और वेलनेस की बात आती है तो वो एक हमेशा नहीं हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, ऐसा बताया जाता है। शुरू में तो लगा कि हो सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल गली मोहल्लों तक जाएगी। आपने बतौर उपराज्यपाल कुछ मोहल्ला क्लिनिक देखे भी होंगे। कुछ दर्शकों को अगर आप बता पाएंगे कि आपके अनुभव क्या रहे। जहाँ तक मुझे याद है कि जो अनाउंसमेंट हुआ था लगभग 1,000 मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली में बनाने का था, और उन 1,000 में अभी जो इस्टेब्लिश कर पाए ये लोग करीब 550 के आसपास। अब उन 550 में अगर आप हालात देखें तो डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, और उस पर भी सीबीआई और एसीबी की जांच चल रही है। और जो उनका मॉडल था वो ये था कि एक डॉक्टर जितने पेशेंट देखेगा उस लिहाज से उसको पेमेंट मिलेगा। अच्छा। तो जांच में पाया गया कि वो डॉक्टर वहां कभी आया ही नहीं, और फिर भी पेमेंट हुआ है। लेकिन फिर भी वो पेशेंट के नाम मेंशन हो गए, उसको पेमेंट भी हो गए। इन्होंने एक स्कीम लगाई थी कि जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसको हम फ्री करेंगे। उसकी जांच हुई तो मालूम पड़ा कि 00 नंबर के ऊपर हजारों लोगों के टेस्ट हो गए।
या एक ही नंबर के ऊपर करीब 1500 आदमियों के टेस्ट हो रहे हैं। तो हर जगह अगर आप देखें तो यही हालात देखने को मिले। कुछ जगहों पर जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं उसको तो उन्होंने कोशिश करी कि उसको मेंटेन करें, जो रेस्ट हैं वो काफ़ी हालात ख़राब है उनके, कोई जाता भी नहीं है, बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं। और अनाउंसमेंट के लिए तो आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब तक सरकार में आप उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं करें, कंटिन्यूस फॉलोअप नहीं करें, सरकार में कोई भी चीज़ चलती नहीं है। मैं 2-2.5 साल से यहाँ देख रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ के ऊपर इतना ध्यान रखता हूँ कि अगर जिसको मैंने विजिट किया है और उस विजिट के बाद मैंने जो डायरेक्शंस दिए हैं, अगर वो उसके बिफोर और आफ्टर के पिक्चर्स आना शुरू नहीं होते हैं तब तक मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर ग्राउंड पे काम शुरू हुआ होगा। और जब तक सारे डायरेक्शंस पूरे नहीं हो जाएं, उसके पिक्चर्स नहीं आ जाएं, तब तक मैं कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो काम कंप्लीट हो गया। तो मॉनिटरिंग इज द की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बगैर आप कुछ भी कहते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। So what one can gather that there is zero accountability, minus transparency and absolute lack of any kind of good governance. ये सुशासन के तो मतलब इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाएगी, ऐसी सारी रचनाएं हैं। और जो बड़ा पीड़ा देने वाला मतलब एक तथ्यपरक जानकारी का पूरा बिंदुवार सिलसिलेवार आपने हमसे शेयर किया है। विनय कुमार जी, एक सवाल दिल्ली के लोगों के मन में स्वाभाविक रूप में है कि मतलब हवा भी शुद्ध हो, पानी भी शुद्ध हो, जमीन पर भी एक दृष्टि से प्रदूषण रहित सारा वायुमंडल हो, ऐसी सारी स्थिति में सबसे अहम बात आती है पानी की, क्योंकि पानी हम पीते भी है, पानी से नहाते भी हैं, सफाई भी करते हैं। तो हमने सुना कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को इसमें इंटरवेन करना पड़ा, और यद्यपि ये काम एलजी का तो है नहीं, बावजूद इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करके इस काम को गति देने की नौबत हमारे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पर आई, जिसके कारण आज यमुना की कुछ न कुछ सफाई आपके नेतृत्व में हो रही है। मतलब ये चौंकाने वाली बात है। हम भी कई राज्यों के राज्यपालों को मिले, मगर किसी राज्यपाल को मैंने ये करते देखा नहीं कि वो जाकर इस तरीके के एनजीटी के आदेश पर अमल करने के लिए काम करे। हाउ डिड हैपन? आई मीन इफ यू कुड थ्रो सम लाइट। इससे पहले कि मैं यमुना के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो यमुना को सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर कोई करता है तो वो नजफगढ़ ड्रेन है, जो करीब 57 किलोमीटर का लंबा ड्रेन है। और ये लगभग 74% जो दिल्ली में यमुना का जो कचरा है वो इसी ड्रेन से आता है, जो अनट्रीटेड सीवेज है। और इस 57 किलोमीटर के नजफगढ़ ड्रेन में लगभग 200 ड्रेन जो हैं अनट्रीटेड, वो इसमें जुड़ते हैं पूरे सिटी के, और वो उसको ट्रैवल कराते हैं राइट अप टू यमुना। उसको भी हमने टेकअप किया, क्योंकि सबसे पहले तो आपको बीमारी का हल निकालना पड़ेगा। और 2-3 महीने काम हुआ, आगे बढ़ा, और हम लोगों ने यमुना के 11 किलोमीटर के पैच को लिया और नजफगढ़ ड्रेन के करीब 20 किलोमीटर के पैच को लिया, और वहां पर सफाई कराने का काम शुरू किया। हम वॉर फुटिंग पे शुरू किया गया। लोग वहां आने लगे, देखने लगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन होने लगा। मैंने एनजीटी के चेयरमैन साहब को भी इनवाइट किया। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उन्होंने कहा मैं आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल आइए। तो हमने उनको मोटरबोट से नजफगढ़ ड्रेन में भी ट्रैवल कराया, चित्र उसके देखे थे उस समय, ट्रैवल कराया, और उसके बाद यमुना में भी ट्रैवल कराया। तो जब उन्होंने जो देखा हमारी कार्य की पद्धति को, हम किस तरीके से बड़े साइंटिफिक तरीके से उसका काम कर रहे हैं और लोक सहभाग सुनिश्चित करते हुए, हाँ, तो उनका ये कहना था कि वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट में रहे थे, और उस वक्त भी उनके पास यमुना क्लीनिंग का एक तरीके से सब्जेक्ट था, और वो वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। फिर जब एनजीटी के चेयरमैन बने तो भी यमुना उनके पास थी। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, अगर एक हाई लेवल कमेटी होगी जिसमें सभी डिपार्टमेंट एक साथ
बैठेंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट हैं और कुछ और स्टेट गवर्नमेंट हैं जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है, तभी ये काम हो सकता है। तो ये केस पेंडिंग था और उसके बाद उन्होंने उस कमेटी का गठन किया और हमसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप उसका चेयरमैन बनना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो 2-3 महीने से काम चल रहा था। उसके बाद ये एनजीटी का ऑर्डर भी आ गया। उसने मुझे एक तरीके से और एक लीगल बैकिंग भी दे दी। मतलब उल्लेखनीय है कि काम एलजी साहब के इनिशिएटिव से शुरू जी हुआ, हाँ, जी हाँ। जन सहभागिता से, बिल्कुल। और उसको देखकर उसके बारे में एक अनुकूल मत बनने के बाद जब स्वयं देखा प्रत्यक्ष, जी तब एनजीटी ने ये दायित्व एक आधिकारिक तौर पर आपको दे दिया। बिल्कुल सही है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज। और मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शायद ये देश के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि हर फ्राइडे को दिल्ली की करीब 1100 मस्जिदें हैं। फ्राइडे की नमाज के बाद वहाँ के मौलाना ये बयान देते थे कि दिल्ली में यमुना की सफाई का काम एलजी साहब कर रहे हैं, हमें उन्हें सहयोग देना है, यमुना को गंदा नहीं करना है। क्या बात है। इसी तरीके से जो यमुना के फ्लड प्लेन पे जितने भी मंदिर हैं, उन सब मंदिरों के पुजारियों को बुलाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कि यमुना में सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी है। बिल्कुल। मंदिर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, और जो गंदगी हो रही है उसको आप यमुना में नहीं फेंकेंगे। उसका भी बहुत असर पड़ा। इसी तरीके से संडे के मास में चर्चेस से भी इस बात की उद्घोषणाएं होने लगी। तो मैंने कोशिश की थी कि इसको एक पब्लिक मूवमेंट बनाएं और तभी हम इसको अचीव कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। सरकार हर काम नहीं कर सकती। आपने खादी कमीशन में भी दिखाया था। जी हाँ। तो वो धीरे धीरे सिलसिला चलता चला गया, लोग उससे जुड़ते चले गए। बहुत सारे कॉलेजेस के लोग आते थे अपना श्रमदान देने के लिए, और वो 11 किलोमीटर का स्ट्रेच लगभग 6 महीने के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा। मैंने नेवी से रिक्वेस्ट करके एक बहुत ही अच्छी एयर कंडीशन मोटर बोट भी यहाँ मंगाई, और मेरा अपना मानना था कि जब लोग नदी से जुड़ेंगे और जब देखेंगे तभी इसको हम सफाई करने में सफल होंगे। तो वो भी बोट भी आ गई, हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी हुआ, और उस बोट को हमारे चलाने का प्लान था। एनजीटी के चेयरमैन साहब भी हमारे साथ उस बोट में ट्रैवल किया उन्होंने। केजरीवाल साहब हम मुझसे लगातार मिलते थे और हमेशा कहते थे कि साहब ये बड़ा अच्छा काम है आप कर रहे हैं, और आप ही इस काम को कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाया, और चलिए हम भी आपके साथ हाथ इसमें लगाएंगे। हमने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये काम तो आपका था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि ये हुआ नहीं, और इसमें कोई बुरा मानने की नियुक्त सरकार का जो दायित्व था जी, वो एक दृष्टि से राष्ट्रपति नियुक्त उपराज्यपाल को करना पड़ा। जी। और कम से कम 10 बार जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट इस बात के लिए किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर मैंने उनको एक बार इनवाइट किया कि आप नजफगढ़ ड्रेन आकर देखिए। तो सबसे जो ताज्जुब की बात है कि एक मुख्यमंत्री जो लगभग 8-9 साल से स्टेट का मुख्यमंत्री है, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के अंदर 57 किलोमीटर का कोई नजफगढ़ ड्रेन जैसी भी चीज है। अच्छा, जानकारी तक नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी उनको, अज्ञान था। बिल्कुल। और मैं उसके पहले मैं कम से कम 5-6 बार विजिट कर चुका था, फिर उन्होंने मेरे साथ उसका विजिट किया और तब देखा कि इसकी क्या हालत है। चलिए ठीक है, सिलसिला चलता रहा, और एक दिन अचानक जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इस काम के ऊपर जो है स्टे कर दिया, और उसके बाद से आज करीब 14 से 15 महीने हो गए हैं। और ये स्टे क्यों आया? वो इसी वजह से आया कि एनजीटी का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने मुझे इस हाई लेवल कमेटी का चेयरमैन बनाया था, केजरीवाल साहब ने शायद समझा कि अगर यमुना की सफाई हो गई जो मैं नहीं कर पाया 8-9 सालों में, तो उसका क्रेडिट जो है एलजी साहब को मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो बड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो उन्होंने जो है एसएलपी फाइल करी
और इमीडिएटली उनको स्टे मिल गया। तब से आज करीब 16 महीने से या 17 महीने से जो है मतलब स्टे चल रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यमुना की सफाई का जो एक मिशन, मैं तो कहूंगा ये मिशन था जो हाथ में लिया था, उसके खिलाफ लोकनियुक्त मुख्यमंत्री जी गए उस समय के, और उन्होंने इस सफाई के काम पर भी एक प्रतिबंध लाया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। मैं मानता हूं कि ये तो एक हिपोक्रेसी की परमावधि है अगर मैं कहूं, क्योंकि काम तो चलने देना चाहिए था। और जब आपके यहाँ आकर वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी ओर जाकर उसमें अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता का ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके की घटनाएं हो। यद्यपि मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि आपके पद की एक गरिमा है और मैं भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, मगर मुझे जैसे जल की बात हमने कही, जल प्रदूषण की, वैसे स्थल प्रदूषण की भी बात है। और जब मैं स्थल प्रदूषण की बात करता हूं तो वो माउंटेन्स ऑफ गार्बेज मेरे सामने आते हैं आंखों के, जिसको दिल्ली वासियों ने देखा भी है और ये उम्मीदें लगाई है कि कभी न कभी ये धराशायी हो जाएंगे, ये हट जाएंगे, हवा भी साफ सुथरी हो जाएगी। इफ यू कुड जस्ट टेल अस अबाउट दैट। उसकी भी लगभग सेम स्टोरी है। मई में मेरे चार्ज लेने के बाद मेरा जो सेकंड विजिट था, वो जो डेरी के साथ साथ वहाँ की जो 3 बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नोन है वो भलसवा जी, वहाँ का विजिट मेरा हुआ। और मैंने देखा कि वहाँ पर जो तीनों जो पहाड़ हैं, मतलब पास पास नहीं हैं, दूर दूर हैं, उनमें जो टोटल गार्बेज है वो करीब 225 लाख टन का स्टोरेज है। और पता करने पे मालूम पड़ा कि वहाँ जो एवरेज डिस्पोजल है वो करीब 1,40,000 टन महीने का हो रहा है। और 4 मशीन जो हैं, ट्रॉमलिंग मशीन्स वहाँ लगी हुई हैं, जो अपना काम कर रही हैं, जो एक रूटीन तरीके से होता है। 1 महीने में कम से कम मैंने 5 से 6 बार विजिट किया। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, एमसीडी के कमिश्नर थे, उनको कहा कि इन मशीनों को बढ़ाएं और इसका एवरेज जो है डिस्पोजल का बढ़ना चाहिए। और मुझे बताने में बड़ी खुशी भी है कि 1-2-2.5 महीने के बाद ही बहुत अंतर आ गया। मशीनें बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जब ये केजरीवाल साहब फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए इसके खिलाफ भी, तब तक करीब 96 ट्रॉमलिंग मशीन्स को वहां तक लगा दिया गया था। उनकी क्या आपत्ति थी? इसके खिलाफ भी गए कोर्ट? जी हाँ, इसके खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और उसके बाद जो एवरेज था, जो 1,40,000 टन पर मंथ का था, वो करीब 6.5 लाख टन पर मंथ का हो गया डिस्पोजल का। और 7 से 8 महीने के अंदर करीब 70 लाख टन मटेरियल को डिस्पोज कर दिया गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये ट्रॉमलिंग मशीन्स क्या होती हैं और इसका क्या सिस्टम। ट्रॉमलिंग मशीन्स जो हैं, जो कूड़ा होता है जी, उसकी प्रोसेसिंग करती हैं। जी, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो उसमें 3 आइटम्स जो हैं वो निकलते हैं। एक इनर्ट कहलाता है, इनर्ट जो धूल मिट्टी होती है। दूसरा होता है सीएनडी वेस्ट। उसमें जो सेकेंड स्टेज पे जो ट्रॉमलिंग मशीन से जो प्रोडक्ट निकलता है वो गिट्टी, कंकड़, पत्थर जो हैं, जिसको सीएनडी वेस्ट कहा जाता है। और थर्ड आइटम जो होता है वो आरडीएफ कहलाता है। आरडीएफ का मतलब है कि जो रेजिड्यूल फ्यूल जो है, जिसमें जूते, चप्पल, कपड़े, प्लास्टिक, इस तरीके की चीज़ें हैं जो एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जो जला सकते हैं, वो निकल कर आती हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट जब निकलते हैं तो उनका डिस्पोजल भी चाहिए है। तो मैंने सबसे पहले माननीय गडकरी जी से रिक्वेस्ट की कि आपके रोड्स का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन नेटवर्क है, और अगर आप हमारा इनर्ट और सीएनडी वेस्ट अपने यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत सारा डिस्पोजल हो जाएगा। ही एग्रीड इमीडिएटली। तो 40 लाख टन का कमिटमेंट उन्होंने एनएचएआई से करा दिया। तो वो तुरंत जो है एनएचएआई उसको उठाना उसने शुरू कर दिया। जो आरडीएफ था उसको मैंने सब पहली दफ़े उसकी कैलोरी वैल्यू को चेक कराया। अच्छा, इसके पहले ऐसा अध्ययन हुआ भी नहीं? कभी नहीं हुआ था। और जब मैंने
ये बात अपने अधिकारियों को कही कि आप इसकी कैलोरीफिक वैल्यू को जरा टेस्ट कराइए, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। लेकिन बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने इसको कराया। उसके बाद उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो करीब 2200 के आसपास निकल कर आई। मेरा अपना मानना था कि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट इसके अंदर हैं इसमें वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको फिर वॉश कराया गया। वॉश कराने के बाद करीब उसकी वैल्यू जो है 3200 से 3400 बढ़ गई। अगर आप कोल से कंपैरिजन करें इसको, तो कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो करीब 3500 से 4000 होती है, जो सेकंड ग्रेड का होता है, और जिसकी वैल्यू जो है 8 से 9000 रुपये पर टन होती है। तो मैंने एक सीमेंट कंपनी से कांटेक्ट किया कि ये आरडीएफ यहाँ पर है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है, हम आपको इसको 100 रुपये पर टन में देंगे। उन्होंने जो है 5 ट्रक्स लिए, उसकी टेस्टिंग की और उनको लगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और वो सिलसिला शुरू हुआ। और आज मुझे बताने में बहुत खुशी है कि देश की टॉप सीमेंट कंपनी जो है 7 सीमेंट कंपनीज वो आरडीएफ हमारे यहाँ से ले रहे हैं। क्या बात है, मतलब एक सोच, केवल एप्लीकेशन ऑफ माइंड की जरूरत थी। और उसके साथ साथ आज सहारनपुर में जितनी भी पेपर इंडस्ट्री है उनमें से भी 8 से 10 इंडस्ट्रीज ने उसको लेना शुरू कर दिया। मेरी सोच थी कि फिरोजाबाद में जहाँ पर चूड़ी का इतना बड़ा काम होता है, वहाँ वही फर्नेसेस होती हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाए, लेकिन समहाउ वो नहीं हो पाया क्योंकि वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए जी। और वो स्टे तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने मॉरली फिर अपने को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर मेरे लिए वहाँ जाना ठीक नहीं था, तो वहाँ पे मैंने उसको जाना भी बंद कर दिया। तो ये एक विडम्बना है कि कोई व्यक्ति अपनी ही स्टेट में, जिसका वो चीफ मिनिस्टर हो और जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा हो, उसको रोक कैसे सकता है? ये कैसी मानसिकता है, मेरी समझ के बाहर है। नहीं, फेयर इनफ। मतलब जो ध्यान में आ रहा है एक दृष्टि से पब्लिक एजुकेशन, मैं इसी को कहूँगा, क्योंकि एक और तो ऐसा है कि न मैं काम करूँगा न आपको करने दूंगा। मतलब ये कितनी भयंकर घटना है, क्योंकि दिल्ली वासियों को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बावजूद इसके मगर एलजी साहब, हमारे जैसे जो हर रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, रिक्शा में देखते हैं कि इश्तहार लगे हुए हैं, तो समझ में नहीं आता कि इतनी मतलब अपने काम की जाहिरात करते हुए और उस पर अनाप शनाप खर्चा करते हुए, हमने सुना है कि कई गुना एडवर्टाइजिंग बजट भी इन्होंने बढ़ाया। तो ये क्या सिलसिला है? मतलब इतना सारा शोरगुल अपने न किए हुए काम के बारे में अगर हो रहा है, तो दिल्ली की जनता कैसे देखे इसकी ओर? ये सवाल एक ऐसा है कि वास्तव में सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए इसके आंसर की। जब शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की जी, तो उनका पब्लिसिटी का बजट, मैंने वो पेपर्स देखे हैं, किसी साल 11 करोड़ का था, कभी 14 करोड़ का हुआ, कभी 22 करोड़ का हुआ। इसी तरीके के उनके बजट हुआ करते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो पब्लिसिटी का बजट है वो 665 करोड़ तक पहुंच गया साल का। 665? जी हाँ, 665 करोड़? जी हाँ, माय गुडनेस। और इस बजट के माध्यम से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स देने शुरू किए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी गए, प्रिंट मीडिया पे भी गए, और वो शायद इसके माध्यम से मीडिया को कंट्रोल करना चाहते होंगे जी। यही नियत हो सकती है। और दूसरी बात यह कि एडवर्टाइजमेंट्स देकर जो आपने नहीं किया है उन चीज़ों को छुपाने की भी कोशिश जी 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 करते हैं, क्योंकि पब्लिक अगर देख रही है कि एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि यहाँ ये हुआ है, तो आप मानेंगे कि भाई हो सकता है ये हुआ हो। तो ये एक बड़ी अजीबगरीब बात है। और अगर पिछले 8-9 सालों का हिसाब देखें तो करीब 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च हुआ है। आप इमेजिन करिए कि अगर ये पैसा
गरीबों को उनके मकान बनाने में खर्च हुआ होता, तो हजारों लोग जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनको पक्के मकान मिल जाते। जी जी जी। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? और एक व्यक्ति को पब्लिसिटी की इतनी जरूरत क्या है? सही बात है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मीडिया बहुत न दिखाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसको मजबूरन दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये काम हो रहा है और मुझे दिखाना है। नहीं, बिल्कुल आपने मतलब जो आंकड़े आपने दिए वो तो इतने चौंकाने वाले हैं कि कहाँ 11 करोड़ 14 करोड़ और कहाँ 665 करोड़। जी। मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता को केवल पब्लिसिटी के आधार पर एक दृष्टि से दिग्भ्रमित करने की एक कोशिश जो आपके जो आंकड़े दिए उसके आधार पर हमें लगता है। और इसी संदर्भ में मेरा अंतिम सवाल आपके सामने ये है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्र सरकार, अभी न्यायालयों ने कुछ भूमिका निभाई वो अपनी जगह है, और एक लोक नियुक्त चुनकर आया हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, इनमें जो एक आपसी समन्वय सौहार्द होना चाहिए उसके लिए आपने तो काफी कोशिशें की होगी, इनकी ओर से क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसके आंसर में मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने स्वयं उनको कहा कि चलिए हम प्रधानमंत्री जी के साथ साथ चलते हैं, मिलते हैं। क्या बात है। और मैंने उनको ये भी कहा कि मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य है जी और मैं उनके नेचर को जानता हूं जी। कि वो कभी डेवलपमेंट के किसी भी काम में, चाहे किसी की सरकार हो, कभी नहीं देखा है बीच ना, में हमने नहीं आएंगे, कई बीच में राज्यों में नहीं देखा है। मैंने उनको इतना तक बताया, वो ये हमसे अक्सर कहा करते थे कि शायद आपको तो प्रधानमंत्री जी गाइड करते होंगे, एचएम गाइड करते होंगे। तो मैंने उनको बताया जब तक मेरी उनसे मुलाकात होती थी कि मेरे पास प्रधानमंत्री जी का फोन सिर्फ एक बार आया है, और वो भी उस वक्त आया जिस वक्त बाढ़ आई हुई थी यहाँ, और वो अमेरिका में थे। जी जी। और वहां से उन्होंने कॉल करके मुझे कहा कि भाई आप ध्यान रखिएगा लोगों का नुकसान ना होने एक पाए। चिंता के कारण आया दिल्ली इसके की स्थिति अलावा के उन्होंने कभी मुझे आज तक कभी फोन नहीं किया कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने ढंग से काम कर रहा हूँ, और मैंने डेवलपमेंट के ही काम किए हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन उनकी अपनी सोच है। तो जो संवाद होने की जरूरत थी उसको भी उन्होंने नकार दिया, लगभग ऐसा ही कह सकते हैं हम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इसको ऐसे ही कहा जा सकता है। मतलब आपने जो उनको सुझाव दिया था जी हाँ। उसको उन्होंने स्वीकारा नहीं, दुर्भाग्यवश। मैं मानता हूं कि यही कारण है, क्योंकि चर्चा के लिए व्यक्ति तब उत्सुक रहता है जब उसके पास कहने के लायक कुछ है, प्रामाणिकता है, इरादे नेक है, उद्देश्य एक वाकई जनहित का है। मगर वो न होने के कारण क्या होता है, किस तरीके के एक दृष्टि से संवादहीनता को और मजबूत करने की कोशिश उस एक व्यक्ति के द्वारा, और दूसरे ओर से सारी चीजों को छिपाने की और उसके ऊपर कुछ एक नया आवरण एडवर्टीजमेंट के माध्यम से डालने की जो कोशिश होती है, उसके कुछ बिंदु मैं मानता हूं कि वोटर एजुकेशन के इस प्रयास में माननीय एलजी साहब ने हमारे सम्मुख रखे हैं। हम जानते हैं कि विषय बड़े संवेदनशील होते हैं और इस पद की भी अपनी एक गरिमा है, और हम भी नहीं चाहते कि कहीं हमारे कारण इसको ठेस पहुंचे। इस संवाद के माध्यम से जन प्रबोधन और वोटरों के प्रबोधन का जो एक हमारा एक उद्देश्य है, उसकी ओर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि दर्शकों को काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। I mean, one can read the lines and one can read between the lines as well, as they say. So I believe here we are. और एलजी साहब ने इतने स्पष्ट तरीके से जो तथ्यपरक बातें हैं वो आपने सामने रखी है। मैं मानता हूं कि जो आकलन हमारा बनना चाहिए वो निश्चित रूप में बनेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सारा विषय जो है अपनी दिल्ली अपनी बात का है, और हम हमेशा कहते आए हैं कि अपनी दिल्ली अपनी बात, अपनी समझ, अपनी सोच, अपना विचार, अपना वोट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।